हेलो बच्चों, की हाल चाल? ठीक ठाक ना? चलो हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ कुछ क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फलन। ये जो हमने हेडिंग दिया है ट्वेल्थ मैथमेटिक्स, हमने ये जो ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का हेडिंग दिया है, तो आप मत समझना कि ये सिर्फ ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए है। ठीक है ना? ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है फलन, जिसे फंक्शन कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। ठीक है? तो इस चैप्टर को आप 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, और जी मेन और एडवांस के प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो हम समझते हैं कि ये फंक्शन क्या है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था रिलेशन के बारे में। तो जब आपने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन को समझा, यानी संबंध बना, तो जब संबंध बनता है तो फंक्शन भी होता है। अरे गांव घर में तो देखते होगे ना कि शादी ब्याह होता है, मतलब संबंध बनता है, तब तो उसके लिए तो फंक्शन भी होता है ना, होता है या नहीं? ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं फलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th के लिए तो है ही। ये जी मेन और एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका फंक्शन सही है, फंक्शन चैप्टर अगर आपका सही है, तो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलस भी सही हो जाएगा। ठीक है ना? फंक्शन सही है तो कैलकुलस सही हो जाएगा। और फंक्शन को बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यह आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाला है। ये जो है ना फंक्शन जो है, ये कैलकुलस के लिए नमक की तरह है। जैसे अगर सब्जी कितना भी बढ़िया बने, सब्जी में कितना भी बढ़िया मसाला दिया जाए, ठीक है ना, और अगर उसमें नमक ही ना दे तो वो फीका हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये फंक्शन जो है, ये कैलकुलस के हर एक टॉपिक में घुसा हुआ है। ठीक है ना? तो बच्चों इसको ठीक ठाक अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है? और आप पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको फंक्शन का मास्टर बना दूंगा। ठीक है ना? चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में फंक्शन है क्या। फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन बस संबंध का ही एक प्रकार है। ठीक है ना? संबंध का ही एक कैटेगरी है फंक्शन। संबंध को आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले क्लासेज में हमने संबंध पढ़ाया था। अगर आपको और संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो मेरे YouTube चैनल दीक्षा मैथमेटिक्स में आकर के आप देख लीजिए, आप संबंध को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो आते हैं हम लोग फलन पर। तो जितने भी अभी तक आपने संबंध पढ़ा या फलन पढ़ा, उस सब में समुच्चय की चर्चा होती है। तो मान लो यदि a और b दो औरिक्त समुच्चय हो, यहां पर औरिक्त मतलब वैसा समुच्चय जिसमें अवयव हो। ठीक है ना? अवयव युक्त समुच्चय को औरिक्त बोला जाता है। यदि a और b दो औरिक्त समुच्चय हो, औरिक्त समुच्चय, अब देखो फिर वही बात, संबंध बनेगा तब जब परिवार में सदस्य होगा। संबंध तब बनेगा जब परिवार में सदस्य होगा, और परिवार में सदस्य होगा तो संबंध बनेगा, और संबंध बनेगा तभी फंक्शन बन सकता है। इसीलिए समुच्चय में अवयव का होना अति आवश्यक है। तो समुच्चय a से b में फलन f क्या है? ये नियम है, या नियम को आप संबंध भी कह सकते हो। फलन एक प्रकार का संबंध है या एक नियम है, जिसके अंतर्गत a के प्रत्येक अवयव का अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। ठीक है? नहीं समझा? फिर से समझो। ये एक ऐसा नियम है कि इस नियम के तहत
ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। अब इसको हम थोड़ा और क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो, ए का प्रत्येक अवयव, यहां ध्यान देना है, इस चीज को नोटिस करना है कि ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको नोटिस करने वाली बात है अद्वितीय अवयव। किसके? बी के अद्वितीय अवयव से क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज देखो, जैसे हम यहां एक डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम में देखो ये हो गया ए, समुच्चय ए के 3 अवयव, 1 2 और 3। समुच्चय बी के भी 3 अवयव, एक ए बी और सी। यहां देखो अद्वितीय अवयव से हमारा क्या मतलब है कि ए के एक अवयव से तीर निकलेगा और यहां से एक ही अवयव निकलना चाहिए। ठीक है, फिर यहां से इस पे नहीं जाएगा, यहां से इस पे जाएगा, यहां से इस पे जाएगा। ठीक है ना। मतलब क्या? ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, अगर हम इसको, इस संबंध को अगर हम मान लो, इसको हमने माना F1। ठीक है, तो F1 हमारा क्या आया? थोड़ा इसको हम F1 को देखते हैं एक नंबर में। F1 बराबर हमारा क्या है? F1 हमारा है 1A 2B 3C। थोड़ा देखो, 1A 2B 3C। हाँ, थैंक यू पंखा चलाने के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर होगा F2। F2 हम लोग देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं F2। F2 हमारा है 1A 2A एंड 3A। फिर हम लेते हैं तीसरा, इसको हम मान लेते हैं F3। तो F3 को हम लोग ले लेते हैं, ले क्या लेते हैं? यहां से देखो, 1 का मिला है A से, 2 का B से, 3 का C से, और एक चीज देखो 2 का C से भी है। फिर चौथा हम लोग ले लेते हैं, 4 नंबर हमारा है F4। अगर हम ले लें, ये हमारा F4 अगर है तो F4 हो गया 1A एंड 2B। अब इसमें हमें ये तुमको बताना है, आपको ये बताना है या फिर ये समझना है कि इनमें से फलन कौन है और फलन कौन सा नहीं है। तो परिभाषा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखो, क्या ए के प्रत्येक अवयव का बी के अवयव के साथ संबंध है? प्रत्येक अवयव का 1 का संबंध है, 2 का संबंध है, 3 का संबंध है। तो पहला तो प्रत्येक से हो गया। फिर अगला क्या देखना है? अद्वितीय अवयव। मतलब क्या? 1 का जिससे संबंध है, फिर 1 का उस किसी दूसरे से संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 1 का अगर ए से है तो फिर 1 का बी से नहीं होगा, 1 का सी से नहीं होगा। यानी 1 का एक और केवल एक अवयव से ही संबंध होना है, इसीलिए उसको अद्वितीय बोला जाता है। तो यहां पर देखो, 1 का ए से संबंध है, ठीक है, 2 का बी से संबंध है, 3 का सी से संबंध है, मतलब अद्वितीय अवयव से संबंध है। देख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है ना कि 1 का ए से है फिर 1 का किसी और से नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है। हाँ बाबू, तो और सब ठीक ठाक? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां F2 देखते हैं क्या है ये। F2 में देखो, 1 का ए से है, 1 का किसी और से है, देखो तो नहीं है ना। पहले ये देखना कि क्या प्रत्येक अवयव का संबंध बनता है। 1 का बनता है, 2 का बनता है, 3 का बनता है, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी से बन रहा है। यहां भी डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है, ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है। ए के 1 से भी निकल रहा है, 2 से भी निकल रहा है, 3 से भी निकल रहा है, यानी प्रत्येक अवयव का संबंध है।
अब यहां हमें यह देखना है, एक का ए से बना, दो का ए से बना, तीन का ए से बना। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने बोला अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। हाँ जरूर बोला, एक का ए से संबंध है तो एक का किसी और से संबंध नहीं होना चाहिए। यह बात अलग है कि एक का ए से अगर संबंध है तो दो का भी ए से संबंध हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का किसी और से संबंध नहीं होना चाहिए। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें देखो प्रत्येक अवयव का, एक का, दो का, तीन का है ही, लेकिन यहां देखो एक का ए से संबंध है, दो का बी से संबंध है, फिर यहां देखो दो का किससे संबंध हो गया, सी का, यानी दो का बी से भी संबंध है, दो का सी से भी संबंध है। यहां देखो, यहां से एक एरो निकल के यहां भी जा रहा है, यहां से एक एरो निकल के यहां भी जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट से एक और केवल एक ही एरो निकलना चाहिए, एक से अधिक एरो नहीं निकले। ठीक है ना? तो ये जो हमारा देख रहे हो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो का दो एलिमेंट से संबंध हो गया। यहां अगर हम देखते हैं F4 में, तो एक का संबंध बन रहा है, दो का बन रहा है, लेकिन तीन का संबंध बन ही नहीं रहा है। यहां से देखो एरो निकल ही नहीं रहा है, ये बेचारे अकेले बच गए। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। इन शॉर्ट वे आपको यह ध्यान में रखना है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव। क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए कि अगर f सच दैट a टू b है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर f एक फलन ऐसा है जो a से b में है, तो a के प्रत्येक अवयव का b के अवयव से संबंध होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि संबंध के प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव क्या होना चाहिए? प्रथम अवयव हमारा होना चाहिए नॉन रिपीटेड, मतलब दोहराता नहीं हो, दोहराता नहीं हो। ठीक है ना? दोहराता नहीं हो। थोड़ा हमने छोटा कर दिया है जगह के कारण। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। कुछ और हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे अगर f सच दैट a टू b है और a हमारा है 1 2 3 और b हमारा है a b c, तो बाबू हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपसे हम पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। जैसे f1 अगर हम ले लें 1a 2b 3a, f2 ले लें 1a 2a 3a 1b। चलो ज्यादा नहीं, इसी में दो में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं। एक और ले लेता हूं, तीसरा 1a 2b एंड 1c। यहां अब हम अगर देखें तो इनमें से कौन सा फलन है? सबसे पहला देखो, एक का संबंध a से है, एक दो का b से है, तीन का a से है, तो स्वाभाविक है ये हमारा फलन हो जाएगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबंधित है। यहां भी 1 2 3 संबंधित है, लेकिन देखो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहा है। प्रथम अवयव जो है क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव नॉन रिपीटेड होना चाहिए। फिर F3 हमारा देखो, एक का ए से है, दो का बी से है, फिर एक का सी से है। तो फिर यहां देखो सबसे पहली बात, ए में के 3 अवयव हैं, 1 2 और 3। एक का संबंध है, दो का संबंध है, तीन का संबंध नहीं है, तो यहां से ही ये फंक्शन नहीं होता है। दूसरी बात ये भी देखो कि एक का ए से संबंध है, फिर एक का सी से संबंध है, तो यहां से भी ये बात खत्म हो गया, मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा।
तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फंक्शन तुम्हें दे दे तो आराम से उसको पहचान सकते हो कि ये फलन है या नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में फलन को पहचानने का एक और तरीका है। यदि आपको फलन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ना दे करके ग्राफ के रूप में दे दे, तब आप उसको कैसे पहचान पाओगे। ग्राफिकल फॉर्म में आप फलन कैसे पहचान सकते हो। जैसे अभी हम दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है y इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको ये दो एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। अगर इस दोनों को अगर ध्यान से देखो तो दोनों लग रहा है कि एक ही जैसा है। सोचने का है कि रूट अगर इधर लाओ तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 देगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें से एक फलन है, दूसरा फलन नहीं है। अगर हम पहला का ग्राफ देखें तो पहला का ग्राफ आप याद करो कि ये सर्कल है। क्या है? सर्कल। और दूसरे का ग्राफ देखो, दूसरा का ग्राफ जो होगा, ये बात आप समझ रहे हो कि ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, मे बी इक्वल टू 0 बट नॉट लेस देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि y का जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, ये एक्स एक्सिस के किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हमारा जो ये देख रहे हो एक्चुअल में ये तो सर्कुलर होगा, लेकिन सर्कुलर का नीचे वाला हिस्सा आएगा नहीं, ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा। ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं आएगा, ये हिस्सा नहीं आएगा। ये डॉटेड हम बना रहे हैं, ये डॉटेड है आपका, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा आ रहा है। अब कहोगे कि सर इससे क्या पता चला? इससे पता चला है कि ग्राफ को देख करके हम पता कर सकते हैं कि फलन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ को देखते हुए आप क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है कि आप ग्राफ जो है ना, ग्राफ में पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें और वह अगर ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो फलन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहां पर अगर हम लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें, यहां भी, यहां भी, यहां हमें क्या दिख रहा है? एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई हमें 2 मिल रहा है, ठीक है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर खींचे और ये मोर देन 1 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो ये हमारा क्या? फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये देखो दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी और यहां भी, ये सब भी। कोई एक भी लाइन अगर इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट पर कर दे तो वो ग्राफ नहीं होगा। यहां पर आप कितना भी लाइन को खींचो, खींच रहे हो ना, कितने भी लाइन को खींचो, ये आपको एक और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हो, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन को ज्ञात, फंक्शन पहचानने का तरीका ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से फलन को पहचानना। पहचानना कैसे पहचानोगे? तो सिंपल बात है कि यदि हम y अक्ष के समांतर, जिसको ये कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, y अक्ष के समांतर मतलब सॉरी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, x अक्ष के समांतर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम y अक्ष के समांतर सरल रेखाओं को खींचने पर यदि
वह एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो वह फलन नहीं होगा। आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, थोड़ा पॉज कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बोर्ड का तो नहीं लेकिन कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। ग्राफ को पहचानने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। सिंपल बात है कि अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचते हो और वह ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। बहुत लोग समझते हैं कि फंक्शन जो है वो चर और अचर राशियों के बीच का संबंध है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी तो चर और अचर के बीच, चर और अचर राशियों के बीच का संबंध है, लेकिन क्या ये फलन है? ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। चर अचर क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान में देना है कि अगर हम x का कोई वैल्यू लेते हैं, x का एक वैल्यू के लिए y हमें 2 प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, x के एक वैल्यू के लिए y हमें 1 ही मिले, ठीक है ना। मतलब x अगर 1 ले रहे हैं तो y भी 1 ही होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने यहां बताया था आपको पीछे, यहां से अगर 1 2 के लिए हमें b और c दोनों मिल रहा हो तो इस कंडीशन में यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम अगर इसको समझें, यहां अगर हम x को 1 ले लें तो वाई स्क्वायर हमारा क्या देगा? वाई स्क्वायर हमारा देगा 3, यानी y देगा ±√3, यानी एक का संबंध √3 से भी है और एक का संबंध -√3 से भी है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप आराम से पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बाबू, आज भर इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो समझते हो, गुरु दक्षिणा देते रहना है, दोस्तों को समझाओ, दोस्तों को बताओ मैथमेटिक्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट मेक्स ए स्टूडेंट टफेस्ट। लड़ो, क्योंकि लड़ने वाला ही जीतता है, ठीक है ना। और आजकल जो हमारे सीमा पर हो रही है, हमारे देश की सीमा पर, उन वीर जवानों के लिए भी थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते रहना है, और लड़ेंगे तो जीतेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत ना हो, ठीक है। हम लोग तो मध्यवर्ती देश के मध्यवर्ती सीमा में रहने वाले हैं, जो बॉर्डर से थोड़ा हटे हुए हैं। वैसे हैं तो बॉर्डर से सटे हुए, कुछ देश से मिले हुए हैं, बिहार यूपी जो है मिलता है, लेकिन वो देश आक्रामक नहीं है, वो देश पतित नहीं है, वो देश पाकिस्तान तो नहीं है ना, ठीक है। चलो तब आज भर बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।